Okay, children, welcome. I am Dr. Ramesh on behalf of LK's Near Biology और मैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज वगैरह आपको पिछले वीडियोज में बताए थे. टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज. आई मीन हाउ डू द किडनीज फॉर्म द यूरिन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और उनको मैं हाईलाइट करूँगा. बाकी सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा. बहुत ही सिंप्लीफाइड ढंग से लिखा हुआ है मैंने. सो उसमें इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर यू उसको समझने में. और बाकी मैं समझा दे रहा हूँ जितनी महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें क्वेश्चंस आर बाउंड टू कम, वो मैं आपको हाईलाइट करके समझाया. सो आई एम डॉक्टर रमेश ऑन बिहाफ ऑफ एलके's नियर बायोलॉजी. अगर आपको अच्छा लगता है ये हमारा वीडियोस तो आप इसे प्रसारित करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसकी पब्लिसिटी करिए. नाउ यूरिन फॉर्मेशन. So today's topic is, the functioning of the kidneys. How do the kidneys function? So किडनी का मेन काम आप जानते हैं. अगर कभी भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है किडनी का मेन काम क्या है, तो इट मेंटेन्स द ऑस्मोलैरिटी and ionic composition of the body fluids and that is called homeostasis. Okay, ये आप ध्यान रखिए कि ये जो चीज होती है होम्योस्टैसिस. कभी भी एग्जाम से पूछे कि व्हाट इज होम्योस्टैसिस, सो हमारे बॉडी का जो आयनिक कॉम्पोजिशन होता है, यानी कितना सोडियम होगा, कितना पोटेशियम होगा, कितना एच आयन होगा, और ऑस्मोलैरिटी. ये कौन मेंटेन करता है? बेसिकली किडनीज. सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें किडनीज का होता है. ठीक है, किडनीज आर दी ऑर्गन्स जो ये काम करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत से वेस्टफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं. अगर वो बॉडी के अंदर रह जाएंगे तो उसमें से एच आयन, पोटेशियम आयन, ये सब चीज़ें, एक्सेस वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पी गए, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगेंगी. तो इन्हें समय समय पे हमें बाहर फेंकना होता है अपने बॉडी से, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशन बेसिकली इज getting rid of the wasteful products from the body, and the most common excretory product is nitrogen waste, जिसमें आपको बताया था अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. जिसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन था? आपका अमोनिया था, और सबसे कम टॉक्सिक जो था वो आपका यूरिक एसिड था. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं. जितनी बोनी फिशेज हैं और जितनी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, फिशेज दो तरह की फिशेज हैं. एक बोनी फिशेज हैं जो एक्वाटिक होती हैं, जो नॉर्मल वाटर में मिलती हैं, एक्वाटिक. एंड कार्टिलेजिनस फिशेज यूजुअली आर मैरीन, यानी सी वाटर में. एग्जाम्पल इसका जैसे शार्क होती है, डॉग फिश. ये क्या है आपकी? दे आर कार्टिलेजिनस. इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया होता है. ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जबकि बोनी फिशेस जो एक्वाटिक होती हैं उनका अमोनिया होता है. ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. ठीक है, खैर एनीवे अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं. अभी मैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूँ. तो यूरिन फॉर्मेशन में देर आर 3 स्टेप्स. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये दूसरा रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा सीक्रेशन. इसका मतलब पहले आप समझा देता हूं मैं आपको. देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब आप जानते थे, ये बाउमैंस कैप्सूल है जो आपको मैं बता चुका हूं, और यहां से पीसीटी निकलता था. ये बाउमैन कैप्सूल के अंदर आपने देखा यहां एक एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा था और एक यहां से इफरेंट जा रहा था. ठीक है, और ये यहां एफरेंट जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना रहा था जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं. ये बाउमैन कैप्सूल था.
ये ग्लोमेरुलस था, और इन दोनों को मिला के हम मैलपिगियन बॉडी या मैलपिगियन कैप्सूल बोलते हैं। ना ये आपने देखा कि यहाँ पे ये काफ़ी वाइड डायमीटर है, जबकि ये पतला था। ज़्यादा ब्लड फ्लो और कम आउटफ्लो, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता था और ये फिल्टर होता था, फिल्टर होके बाउमैन कैप्सूल में आता है फ्लूइड। यहाँ ब्लड आ रहा है और दिस इज द ब्लड, ये ब्लड है जिसमें सारे इम्प्योरिटीज हैं, यूरिया वगैरह जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ये ब्लड है, आता है, यहाँ फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद कहाँ आ जाता है? बाउमैन कैप्सूल में। और आपने देखा था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन मैंने बताई थी 3 होती है। बाउमैन कैप्सूल में क्या होता है? पोडोसाइट्स, फुट सेल्स होती हैं उसकी एपिथेलियम में। कैपिलरीज यानी ग्लोमेरुलस जो है दैट इज नथिंग बट एंडोथीलियम, तो ये एंडोथीलियम था और ये एपिथेलियम था जिसमें पोडोसाइट्स थे और बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। ये 3 चीजें मैं लिख दे रहा हूं। नंबर 1 एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस और द कैपिलरीज, एंडोथीलियम। उसके बाद दूसरा होता था बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा था पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फुट सेल्स, फुट सेल्स, ये बाउमैन कैप्सूल के एपिथेलियम में होती थी। बाउमैन कैप्सूल एपिथेलियम, ठीक है। इन तीनों से ब्लड जो है यहां से ऐसे फिल्टर होके ये फिल्टर हुआ एंड देन बाउमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में आता था और पीसीटी में जाता था, ठीक है। और इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोलते थे क्योंकि इसमें सारी चीजें जो हैं दे आर सो फाइनली फिल्टर्ड, अल्ट्रा फिल्ट्रेट। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में कुछ चीजें याद कर लीजिए। ब्लड सप्लाई टू किडनी, आप जानते हैं कार्डियक आउटपुट आपको बता चुका हूं मैं, रफली कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? 1 मिनट में टोटल ब्लड, कार्डियक आउटपुट याद कर लीजिए, टोटल ब्लड पम्प्ड आउट बाय हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल, या हार्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का ही मेन होता है, इन 1 मिनट। 1 मिनट में हमारा हार्ट जितना ब्लड बाहर फेंकता है उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? 4.5 to 5 लीटर, रफली इतना होता है, 4.5 से 5 लीटर पर मिनट, ठीक। इसका 20%, जो भी ब्लड हार्ट फेंक रहा है उसमें से 20% ब्लड कहां जाता है? किडनीज में जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। किडनीज रिसीव 20% ऑफ द आउटपुट, ठीक है। किडनीज गेट 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1100 to 1200 ml पर मिनट, ठीक है। और ये ब्लड में क्या होता है? दिस ब्लड कंटेन्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, इसमें होंगे यूरिया एटसेट्रा होगा, और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, ग्लूकोज वगैरह भी होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, ऑयंस होंगे। तो आपने देखा इसमें जो ये ब्लड आ रहा है इसमें ग्लूकोज भी है और अमाइनो एसिड्स भी हैं और ऑयंस भी हैं। ये तो वेस्टफुल मटेरियल नहीं है। ग्लूकोज तो हमारी बॉडी को जरूरत है, अमाइनो एसिड की हमारे बॉडी को जरूरत है, लेकिन वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कहीं ना कहीं पूरा ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में। आपने देखा कि ग्लोमेरुलस में तो पूरा ब्लड आ रहा है, सो दिस ब्लड हैज टू बी फिल्टर्ड, ताकि इसमें से जो हम काम की चीजें हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, यूजफुल आयंस हैं, उनको हम अपने पास बॉडी में रोके रहे और बाकी चीजों को फिल्टर करके भेज दें। दिस ब्लड इज फिल्टर्ड बाय 3 लेयर्स इन द बाउमन्स कैप्सूल, आपको बता चुका हूं। फ्लूइड कलेक्टेड इन द बाउमन्स कैप्सूल आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेट। सो व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट? आपने देखा कि हमारे ब्लड से जो भी ब्लड जा रहा था, एफरेंट आर्टीरियोल लेके ग्लोमेरुलस बना रही थी, एफरेंट आर्टीरियोल में जो ब्लड था उसमें से सब कुछ फिल्टर हो जाता है। क्या क्या फिल्टर हो जाता है? देखिए, प्लाज्मा आपने पढ़ा था। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा आपको मैं बता चुका हूं पहले बॉडी फ्लूइड्स में। प्लाज्मा में से अगर आप प्रोटीन्स घटा दें, क्योंकि प्रोटीन्स को वेस्ट नहीं करना है, तो प्रोटीन्स को नहीं वो बाउमेन कैप्सूल में नहीं डालता, वो आगे बढ़ जाता है प्रोटीन।
सो प्रोटीन इज नॉट फिल्टर्ड। सो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट ये छन छन के आ रहा है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। प्लाज्मा क्या होता है? आपने देखा था, मैंने बताया था, ब्लड अगर है, ब्लड में दो चीजें हैं, एक तो प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है, और कुछ सेलुलर पार्ट होते हैं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह थी, सेलुलर पार्ट्स। सो वो सेलुलर पार्ट्स नहीं है, यानी इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, नो ब्लड सेल्स एंड नो प्रोटीन्स। क्योंकि आप अगर ब्लड में से ब्लड सेल्स हटा देंगे तो क्या मिला आपको? प्लाज्मा मिला। और प्लाज्मा से अगर प्रोटीन हटा देंगे तो क्या मिला? अल्ट्रा फिल्ट्रेट मिल गया। ये चीजें हैं जो किडनीज में फिल्टर होने के पश्चात बनती हैं और बाउमैन कैप्सूल में जाती हैं। ठीक, आप समझ गए हैं कि नहीं? मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको। ये आपका बाउमैन कैप्सूल है, मान लीजिए ये पीसीटी है, ये एफरेंट ब्लड ले आ रहा था, और इस ब्लड में क्या 20% कार्डियक आउटपुट का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये ब्लड जो आ रहा है, इसमें तमाम काम की चीजें भी है, ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, यूजलेस चीजें भी हैं। तो इनको तो, जो यूजलेस चीजें हैं वो फिल्टर होके यहाँ हमें आनी है, और जो काम की चीजें हैं वो इफरेंट्स के जरिए चली जाती हैं वापस। ठीक, अब जो बेकार की चीजें हैं वो छन के इधर आ गई। ठीक है, अब आगे देखिए। नो, अल्ट्रा फिल्ट्रेट के बारे में बता दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है, यू मे बी आस्क्ड व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट का कॉम्पोजिशन पूछ सकता है, तो आप लिखिए नो ब्लड सेल्स, क्योंकि ब्लड के अंदर आपने पढ़ा हुआ है ब्लड सेल्स होती हैं। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, एंड प्लाज्मा में मैं आपको बता चुका हूं कि इट कंटेन्स मेनी प्रोटीन्स। सो प्लाज्मा में से अगर प्रोटीन्स हटा देंगे तो बाकी जितनी वेस्टफुल चीजें हैं, कुछ आयंस वगैरह हैं, ये सब चीजें अल्ट्रा फिल्ट्रेट में आती हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फिल्ट्रेशन रेट? दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप अच्छे से रट लीजिए। इट इज 125 ml पर मिनट। ये आपका, दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है? 1 मिनट में 125 ml बनता है। रट लीजिए इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कितना नॉर्मल GFR कितना है, तो 125 ml पर मिनट। नाउ आपने देखा कि अगर हमारे बॉडी में 125 ml 1 मिनट में अगर फिल्टर हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना हुआ? इतना ml। और 24 घंटे में कितना हुआ? इतना ml। ये करीब करीब 180 लीटर हो रहा है। देखा आपने? यानी हमारा किडनी जो है एक दिन में 24 घंटे में 180 लीटर फिल्टर कर रहा है। इसमें आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है, ये इसमें फिल्ट्रेशन हो रहा है। कितना होता है ये मात्रा? पूरे 24 घंटे में 180 लीटर होती है। और ये इवेंचुअली क्या बनना है? इसमें से यूरिन बनना है। आप जानते हैं कि फिल्ट्रेशन के बाद क्या बनता है? यूरिन। और यूरिन कितना होता है? 1 to 1.5 लीटर इन 24 आवर्स लगभग। और फिल्ट्रेट कितना बना था? 180 लीटर। तो आप समझ रहे हैं, पूरा का पूरा फिल्ट्रेट, यानी यूरिन तो नहीं बन रहा है। इसमें से जितना फिल्ट्रेट है, इसका 99% इज रीएब्सॉर्ब्ड। देखा आपने? एंड ओनली 1% इज बीइंग थ्रोन अवे एज यूरिन। क्लियर है? So 99% ultrafiltrate has to be reabsorbed in the blood. ठीक? नो, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल बताता हूं। देखिए, 3 चीजें मैंने बताई है आपको: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। पहले समझ लीजिए कि ये होता क्या है। रीएब्जॉर्प्शन हम बोलते किसमें? देखिए, अगर ये आपका बाउमैन कैप्सूल है, ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट और इसकी यहां से पीसीटी निकलता है। आप ये इफरेंट आर्टीरियोल जो है, आप देखिएगा तो ये एक पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है ब्लड वेसल का। ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड है इसके अंदर,
ये इफरेंट आर्टीरियोल जो है एक पेरी ट्यूबुलर, आपको बता चुका हूं मैं, जो ट्यूब के अलॉन्ग, एंड दिस इज पीसीटी, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये बाउमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये फिल्टर हुआ, फिल्टर होके इसमें आया ट्यूब में। और ट्यूब का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि ये ट्यूब जो है इसके बाद लूप ऑफ हेनले बनाती है, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, एंड देन ये डीसीटी बनाता है, फिर डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, और कलेक्टिंग डक्ट इवेंचुअली कई मिल करके जाती है, यूरिन बनती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो फ्लूइड आ रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेट आ रहा है, वो ये सब पास होते हुए इन जगहों से ऐसे होते हुए ये जाते हुए यूरिन बनना चाहिए। लेकिन आपने देखा यहाँ कितना बनना है अल्ट्रा फिल्ट्रेट, 180 लीटर इन 24 आवर्स, और ये जो यूरिन हो रहा है दैट इज ओनली 1 to 1.5 लीटर, यानी इसका 99% जो है इस 180 का, वो 99% रीअब्जॉर्ब। तो रीअब्जॉर्प्शन है सीक्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है, देख रहे हैं, ये जो भी चीज आ रही है, इसमें से जो भी चीजें ब्लड के अंदर जाती हैं उनको हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और अगर ब्लड में कुछ चीजें एक्सेस में है, ज्यादा है, तो वो वहां से निकल के इसमें आती है, उसको सीक्रेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सीक्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है, ट्यूब यानी पीसीटी या जो भी ट्यूब है, ट्यूब से निकल के ब्लड में जाने को हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेन साइड कौन सी जगह है जहां पे रीअब्जॉर्प्शन हमारी किडनी में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको इधर समझा दे रहा हूं, लिखा भी है मैंने, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी, इन दोनों में ही रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है दोनों में। बट मेन अगर पूछे इन दोनों का आंसर दिया तो पीसीटी इज द मेन आंसर। पीसीटी में ही मेन रीअब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी में बहुत कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। सो रीअब्जॉर्प्शन पूछ सकता है, दिस मे बी अ क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम्स, रीअब्जॉर्प्शन अकर्स एट व्हिच, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट? नो, इट इज ऑलवेज पीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी। नो, डीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है लेकिन कम होता है, सो पीसीटी में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डीसीटी। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन आल्सो। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सारे के सारे कहां रीअब्जॉर्ब होते हैं, इट इज पीसीटी, नॉट इन डीसीटी। सो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखा भी हुआ है कि जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, एंड जितने 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, दे ऑल आर, एंड इसमें इसेंशियल खास तौर पे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन पूछ सकता है कि वेयर इज ग्लूकोज एब्जॉर्ब इन द नेफ्रॉन। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर ऑलवेज रीअब्जॉर्ब इन द पीसीटी। अगर सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन में पूछता है कि पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन अकर्स मेनली इन विच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, इट इज ऑलवेज पीसीटी, रिमेंबर। जबकि सीक्रीशन, अब देखिएगा ध्यान से, सीक्रीशन का जो होता है, सीक्रीशन जो होते हैं, आपको बताया सीक्रीशन का मतलब जब कोई चीज ब्लड से निकल के ट्यूब में आए। सो रीअब्जॉर्प्शन आपको क्लियर हो गया, ट्यूब से निकल के ब्लड में जब जा रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी से निकल के जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, जो ट्यूब के अलॉन्ग ब्लड वेसल्स चल रही है, उनको हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। सो जब ट्यूब से निकल के ब्लड में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। एंड सीक्रेशन इज जब ब्लड से निकल के, जो ब्लड कहां, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से निकल के जब ट्यूब में आ रहा है, दैट इज नोन एज सीक्रेशन। नो, रीअब्जॉर्प्शन का बता चुका हूं आपको कि मेन साइट क्या है रीअब्जॉर्प्शन की, पीसीटी। नो, सीक्रेशन की मेन साइट, सीक्रेशन भी दोनों में होता है, डीसीटी में भी होता है और पीसीटी में भी होता है, लेकिन डीसीटी में ज्यादा होता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, लूप ऑफ हेनले, नो रीअब्जॉर्प्शन, नो सीक्रेशन।
लूप ऑफ हेनले का काम अलग है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो एक एक पार्ट का काम समझ लीजिए। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम क्या हुआ? रीएब्जॉर्प्शन, एंड स्पेशली रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड कहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे? पूरा का पूरा पीसीटी में। डीसीटी का मेन क्या काम है? सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ ऑयंस। अभी आप देखेंगे पोटेशियम एंड हाइड्रोजन ऑयंस सिक्रीट करता है, दोनों करते हैं, ये दोनों ही चीजें दोनों में होती है। रीएब्जॉर्प्शन भी दोनों में होता है, पीसीटी डीसीटी में, लेकिन बिल्कुल भी लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसी तरह से सिक्रीशन भी दोनों में होता है, पीसीटी और डीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में नहीं होता। लेकिन मेन रीअब्जॉर्प्शन जो होता है दैट इज पीसीटी, एंड जो सिक्रीशन होता है दैट इज डीसीटी। लूप ऑफ हेनले में नो रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है मैंने, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नो, इसमें एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि ये आपके ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, हमने आपको बताया है कि ये जो एब्जॉर्ब होते हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ये और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। देखिए इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड वाटर, जो ये इनका जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, जबकि ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का और सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट? देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी या एनर्जी, एटीपी इज रिक्वायर्ड। पैसिव में क्या होता है? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग डिफ्यूज कर जाता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग डिफ्यूजन, यानी नो एनर्जी, नो एटीपी और एनर्जी। एटीपी का मतलब होता है एनर्जी, कोई जरूरत नहीं होती पैसिव में, जबकि एक्टिव में आपको एटीपी या एनर्जी की जरूरत होती है, वो ठीक है। इतना ही याद रखिए, इतना बहुत है। सो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीअब्सॉर्ब एक्टिवली और पैसिवली। सो याद रखिएगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सोडियम, तीन चीजें दे आर रीअब्सॉर्ब बाय एक्टिव मैकेनिज्म, दैट मींस दे नीड एनर्जी और एटीपी फॉर रीअब्सॉर्प्शन अगेंस्ट द केमिकल ग्रेडियंट। क्यों? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि एक कंसेंट्रेशन कहीं किसी की ज्यादा है और इधर कम है, तो ऑब्वियसली जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, दिस इज पैसिव डिफ्यूजन। लेकिन जब अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो तो वो एक्टिव, यू नीड एनर्जी, पंप की जरूरत होती है, पंप आप करेंगे तभी जाएगा। तो रीअब्सॉर्ब, ये चीजें क्या होती हैं? दे आर रीअब्सॉर्ब अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कम से ज्यादा की तरफ। अब मैं आपको एक छोटा सा और उदाहरण देके समझा दे रहा हूं ताकि चीजें समझ में। अगर ये है, मान लीजिए आप यहां पे अगर कोई 100 की कंसेंट्रेशन, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये 30 है और ये 100 है, ये 30, ठीक है। तो चीजें क्या होंगी? इधर से इधर चली जाएंगी, सीधी सी बात है। लेकिन हमें कोई चीज यहां फेंकनी है 30 से, यानी अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये ज्यादा कंसेंट्रेशन है, फिर भी हमें फेंकना है, देन यू नीड अ पंप, एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी चाहिए। यहां एनर्जी की जरूरत नहीं, यही है, दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव। सो ये याद रखिए, इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है क्वेश्चन के आंसर्स करने में, ठीक है। नो पीसीटी में क्या, देखिए पीसीटी ने रीअब्जॉर्प्शन आपको बताया है मैंने, पीसीटी में होता है। तो आप पीसीटी का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, सपोज करिए ये पीसीटी है, सो वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीसीटी हैज एन एपिथेलियम, जिसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं, यूं एपिथेलियम होती है, ठीक है। दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर मतलब यूं 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 निकले होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, यूं 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 यूं, ब्रश बॉर्डर। तो दिस में बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें से ब्रश बॉर्डर का क्या काम है। सो ब्रश बॉर्डर बेसिकली क्या करता है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, दैट्स ऑल, पीसीटी। सो यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज रीअब्जॉर्प्शन, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इट प्राइमरली अकर्स इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड उसका एडाप्टेशन रीअब्जॉर्ब करने के लिए हमारे सिस्टम में पीसीटी की जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, विच हैज गॉट अ ब्रश बॉर्डर।
ब्रश बॉर्डर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्सॉर्प्शन। तो इतने ही एरिया में वो ब्रश बॉर्डर्स के कारण से वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो ज्यादा रीएब्सॉर्ब कर सकते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग लूप ऑफ हेनले। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार समझा के, आप देख लीजिएगा अपने। नाउ लूप ऑफ हेनले, देखिए लूप ऑफ हेनले जो आपके यहाँ दिया हुआ है, मैं इसमें ही बना दे रहा हूँ, इधर बना दे रहा हूँ। लूप ऑफ हेनले देखिए, जहां ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खत्म हुई, ये लूप ऑफ हेनले आया। अब ये बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको नोट कर लीजिए। दिस इज योर लूप ऑफ हेनले which runs like this, makes ठीक है, ये याद रखिएगा। तो लूप ऑफ हेनले जो है, इट हैज अ डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग है देख रहे हैं, और इट हैज एन असेंडिंग लिम्ब। ठीक, ये लूप है, यू शेप्ड लूप होता है, यही है लूप ऑफ हेनले। नो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है, ये जो होता है ये थिन होता है, डिसेंडिंग इज थिन, और असेंडिंग का ये शुरू का हिस्सा भी थिन होता है, बाद में ये थिक सेगमेंट हो जाता है। सो असेंडिंग लिम्ब हैज टू पोर्शंस। शुरू वाला जो होता है थिन होता है, ये थिन है, और ये थिक हो गया, ये आप देख रहे हैं थिक हो गया, ये लूप ऑफ हेनले है। नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, जो डिसेंडिंग या थिन पार्ट है, दिस पार्ट इज परमिएबल टू वाटर, यानी इसमें से पानी निकल सकता है फ्रीली, बिल्कुल धड़ाधड़ पानी निकल रहा है। लेकिन सोडियम क्लोराइड वगैरह जो आयंस है ये नहीं निकल सकती, इट इज इम्परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड, ये बिल्कुल नहीं है, ये रख लीजिए, समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर, बिकॉज यू आर in all probability you are going to get a question which one of the following is correct statement regarding loop of Henle. The descending limb, thin segment भी बोलते हैं, the descending limb is freely permeable to water, whereas electrolytes it is impermeable to electrolytes, that is sodium potassium. Whereas ascending limb जो ये आपको बनाया मैंने ascending limb, ये ascending limb का जो thick segment basically हो जाता है, हम लोग ये जो होता है पानी के लिए बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है, नो नो नो, बट इट इज फ्रीली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और क्लोराइड के लिए यस, पानी के लिए। तो ये दिस इज द डिफरेंस, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important. Descending limb is permeable to water but impermeable to electrolytes, whereas ascending limb is impermeable to water but permeable to electrolytes. Now collecting duct, आपको बताया था मैंने collecting duct के बारे में कि it is a long duct that runs from cortex to medulla. देखिए एक एक का काम समझ लीजिए, आपको ये बताया था मैंने कि ये लूप ऑफ हेनले के बाद ये अगर डीसीटी आ रहा है, ये डीसीटी के बाद ये बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट जो लॉन्ग डक्ट है जो यूं आती है, और कई यू लॉन्ग डक्ट, और ये कहाँ, यहाँ तक का पार्ट आपको कहाँ बताया था, कॉर्टेक्स में बताया था, ये कॉर्टेक्स था, रीनल कॉर्टेक्स, और ये मेडुला था, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में ही आपको बताया था कि डीसीटी होती है, दिस इज डीसीटी, ठीक है, डीसीटी ये बताया था। लूप ऑफ हेनले आती है मेडुला में, और बाकी पीसीटी कहाँ होता है, ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पीसीटी डीसीटी दे आर इन कॉर्टेक्स एंड पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले बेसिकली मेडुला में होता है, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में ही होता है, मेडुला में आता ही नहीं। और जेक्स्ट्रा मेडुलरी में क्या बताया था, बहुत लंबा होता है, बहुत डीप डाउन मेडुला जाता है, ठीक है। सो कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम क्या है, इसका क्या काम है कलेक्टिंग डक्ट का, आप देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट जब ये चल रही तो ये वाटर को रीएब्सॉर्ब करती है, आप समझ, एंड यूरिन को कंसेंट्रेट करती जाएगी, ठीक है। सो ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, इट्स मेन रोल इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मेक यूरिन कंसेंट्रेटेड। इट ऑल्सो सीक्रेट्स एच, पोटेशियम है, ये पढ़ लीजिएगा, इसका दो काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें कलेक्टिंग डक्ट के बारे में क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। तो ये आपने देखा कि अगर ये कलेक्टिंग डक्ट थी, ये कलेक्टिंग डक्ट थी, ये जा रही थी, और ये यहाँ इसके बगल में जो ब्लड वेसल थी, तो ये पानी को उठा करके इधर डाल देगा, इसके अंदर डाल देगा, वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया। तो ये जो यूरिन जो आ रहा था, इससे यूरिन क्या होता जाएगा, कंसनट्रेटेड, क्योंकि पानी तो इधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है। ठीक है। तो यूरिन की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी और गाढ़ा होता जाएगा, यानी कंसनट्रेटेड होता जाएगा। तो पानी को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। एंड इट ऑल्सो, और जितना वो जो है एच आयन है, पोटेशियम एंड यूरिया को ये कहाँ डाल देता है, ये चूंकि मेडुला है, ये मेडुला के अंदर डालता है। वो बाद में मैं बताऊंगा क्यों डालता है। एच आयन को डालता है मेडुला में, पोटेशियम को डालता है, एंड यूरिया को मेडुला में डालता है। अभी आपको बाद में समझेंगे कि इसका पूरा यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बताता हूं काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपका क्या होता है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये थिक सेगमेंट हो गया, दिस इज डिसेंडिंग लिंब। नाउ आपने ये देखा था कि ये बाउमैन कैप्सूल था, और उसके बाद ये पीसीटी था, यहाँ एफरेंट आ रहा था, ये ईफरेंट आ रहा था, जो ईफरेंट, और ये देखिए आगे, और ये कलेक्टिंग रेट बढ़ाता था, ऐसे ही बताया था। नो, ये आप इसमें देखिएगा, अगर ये एक दूसरे में डायग्राम से बना रहा हूँ ब्लड वेसल्स के लिए, देखिए अब मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये ईफरेंट को मैं पकड़ ले रहा हूँ, ये ईफरेंट आर्टीरियोल जो है, ये देखिए क्या करती है, यूं आती है, एंड इट रन्स क्लोज टू द लूप ऑफ हेनले लाइक दिस। ठीक है, यूं है। आप एक चीज नोटिस करिए, ये जो फिल्ट्रेट है, पहले इसको समझ लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है इससे। ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ये फिल्ट्रेट, ये इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी डिसेंडिंग लिंब में यूं फ्लो कर रहा है फिल्ट्रेट, एंड यहाँ पे यूं चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ये असेंडिंग लिंब में फिल्ट्रेट। ठीक है, और ये जो एफरेंट है पेरीट्यूबुलर वासारिक्टा इसको बोलते हैं, क्योंकि लूप ऑफ हिनले के अलावा भी मैं बता रहा हूँ। ये आप देखिए, ये जो आ रही है, ये दिस इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये जो इसकी असेंडिंग लिम्ब है, ये आप देख रहे हैं, ये असेंडिंग लिम्ब है किसकी, लूप ऑफ हिनले की, और ये वासारिक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब। सो कुछ यूं हुआ। ठीक है, ये बना दीजिए, मैं अलग अलग आपको कलर से बना के दिखा दे रहा हूं, तो आपके समझ में आएगा। ये अगर आप बनाते हैं, ये मैं लूप ऑफ हेनले बना रहा हूं। ठीक, तो आपने देखा कि ये डिसेंडिंग लिम्ब है या असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूं वासारेक्टा। ठीक है, ये वासारेक्टा में आप देखेंगे कि ये जो ब्लड आ रहा है वासारेक्टा में, वो यूं, उसका अरेंजमेंट कुछ यूं होता है। अभी मैं आपको रिकैपिचुलेट करा देता हूँ सारी चीज़ें। ये, और इसमें ब्लड जो है यूं चल रहा है, और यहाँ यूं चल रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,
सो काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या होती है? काउंटर करेंट मैकेनिज्म में आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझिए कि यू गेट नाउ, आपने देखा कि मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन्स में 20 to 30% नेफ्रॉन्स और 70 to 80% नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। दे आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड 20 to 30% आर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही आपको क्या मिलता था? दो चीजें मैंने बताई थी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एंड वासा रेक्टा। और ये भी बताया था कि ये दोनों कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होते हैं, कॉर्टिकल में नहीं होते हैं, बता चुका हूं मैं। तो फिर से नोट कर लीजिए, देयर आर 20 आउट ऑफ ऑल द नेफ्रॉन्स, देयर आर 20 to 30% आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड 20 to 30% आर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स एंड 70 to 80% आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। नाउ काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ही वासा रेक्टा होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं होता, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर्स ओनली इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिए। तो ये मैंने लिखा हुआ है काउंटर करंट, इट अकर्स ओनली इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये जो आपका ये पार्ट है, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ही होगा काउंटर करंट। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में, आपको बता चुका हूं मैं अभी कि अगर एक लिम्ब, ये जो ये अरेंजमेंट, यानी ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, तो इसके बगल में ये जो वासा रेक्टा की वेसल जा रही है उसमें एसेंडिंग लिम्ब है उसकी। आप समझ रहे हैं? ये अगर एसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा की, तो ये जो है ये डिसेंडिंग लिम्ब हुई लूप ऑफ हेनले की। ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और इसी तरह से आपने उसका भी देखा कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसकी लूप ऑफ हेनले की, उसके बगल में वासा रेक्टा की क्या लिम्ब थी? एसेंडिंग। और जो एसेंडिंग लिम्ब था लूप ऑफ हेनले का, उसके बगल में क्या था? वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, क्योंकि वो अरेंजमेंट आपको बता दिया है मैंने। नौ, तो ये दो तीन क्वेश्चंस इसमें, काउंटर करंट मैकेनिज्म का मकसद क्या है, पहली बात क्यों होता है ये, वेयर डज इट हैपन, एंड क्या इसमें किसके किसके बीच में है, तो ये चीजें पहले आप जरा सा याद कर लीजिए। इट अकर्स ओनली इन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स and it occurs between loop of Henle and vasa recta, and its main role is to increase the osmolarity, रट लीजिए अच्छे से, in the inner medulla, which helps in concentration of the filtrate and urine। आप देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं एक डायग्राम की मदद से। अगर ये कॉर्टेक्स है, मान लीजिए ये रीनल कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है, ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला। ठीक है, अब हम जैसे जैसे कॉर्टेक्स से अंदर आते जाते हैं, आप समझ रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट डेवलप होता है। ऑस्मोलैरिटी, यहाँ अगर 300 होता है, यहाँ 800 होता है, तो यहाँ रफली 1200 डीप, जितना मेडुला के डीप में 1200 ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। तो आपने देखा कि एज वी मूव इनर टू द कॉर्टेक्स, जैसे हम कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ बढ़ते हैं मेडुला की तरफ, ऑस्मोलैरिटी जो है बढ़ती जाती है, 300 800 और डीप मेडुला में 1200 हो गई, जहां पे हमारा लूप ऑफ हेनले का उस जगह। ये ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए ही काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक मेन काम क्या है? दिस इज टू मेक ऑस्मोलैरिटी गो अप इन द मेडुला। क्यों? अभी आप बाद में देखेंगे क्यों होता है ऐसा। अभी आप अगर ये देखिए कलेक्टिंग डक्ट, मैंने बताया कि ये कलेक्टिंग डक्ट आपकी कहाँ है?
कलेक्टिंग डक्ट जो है आपकी इसमें होती है, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट में जो फ्लूइड आ रहा है, अब इसमें ये कलेक्टिंग डक्ट इवेंचुअली कहाँ चली जाएगी, यूरिन बनाने में चली जाएगी, जुड़ के आपस में कलेक्टिंग डक्ट जुड़ करके रीनल पिरामिड से होते हुए रीनल कैलिक्स में एंड देन होकर के यूरिन बन जाती है। अगर इसमें बहुत पानी होगा, वाटर, तो पूरा यूरिन हमारा वेस्ट, आई मीन काफी वाटर वेस्ट हो जाएगा। सो ये ग्रेडियंट क्या करता है, ये इतना हाइपरटोनिक हो जाता है, इतना हाइपर ऑस्मोलर होता है कि पानी कलेक्टिंग डक्ट से निकलने लगता है यहाँ इंटरस्टिशियम में और फिर ब्लड में चला जाता है। तो पानी को खींचने के लिए, पानी को कलेक्टिंग डक्ट, बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट इज द फाइनल स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि कलेक्टिंग पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, सब है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट तो यूरिन ले जा रही है बेसिकली, और अगर वहां से पानी हम नहीं निकालेंगे तो इतना ढेर सारा यूरिन लेकर के जाएगी। सो यूरिन को कंसेंट्रेटेड बनाने के लिए कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकलना जरूरी है। और वो पानी कैसे निकलेगा, आप खुद देख रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट का चूंकि कहां से कहां तक कलेक्टिंग डक्ट आती है, ये आपने देखा कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक में चलती है, रन करती है। और ये जैसे चल रही है तो पानी तो ले आ रही है, यूरिन आ रहा है, ढेर सारा आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी ये पानी फेंकना शुरू कर देगा मेडुला के अंदर, जो बाद में ब्लड के अंदर चला जाएगा, और ये यूरिन जो बनेगा वो कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। क्लियर हुआ। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ, क्योंकि दिस अरेंजमेंट काउंटर करेंट, काउंटर मीन्स अपोजिट, काउंटर करंट, करंट मतलब फ्लो, सो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, किसके किसके बीच में, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। एंड ये काउंटर करंट मैकेनिज्म कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं होती, इट अकर्स ओनली इन juxtamedullary nephrons because vasa recta is found only in juxtamedullary nephrons। सो वहां पे आप देखते हैं जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, उसके बगल में एसेंडिंग लिम्ब चल रही है वासा रेक्टा की। ये अरेंजमेंट बना था, मैं एक बार आपको फिर से बना के दिखा दूंगा अभी मौका लगता है तो, ठीक है। सो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए, नेफ्रॉन्स में पीसीटी का मेन रोल हुआ रीएब्जॉर्प्शन, जिसके लिए इट हैज गॉट ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड रीएब्जॉर्ब द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। सो रीएब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन आता है, पीसीटी, सिक्रीशंस, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का क्या कोई मतलब पर्पज हुआ, काउंटर करंट मैकेनिज्म कर रहा है, यानी किस लिए कर रहा है, मेडुला में एक ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट डेवलप करता है, जिसके कारण से वाटर खींच के कलेक्टिंग डक्ट से आ जाता है और हमारा यूरिन थिक हो जाता है, यानी कंसेंट्रेटेड हो जाता है। सो दिस इज द रोल ऑफ लूप ऑफ हेनले। आपसे लूप ऑफ हेनले हैज गॉट नो रोल टू प्ले इन रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में, उसका रोल नहीं है, लेकिन उसका रोल है टू डेवलप एन ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इन द मेडुला, एंड जो इवेंचुअली उसका क्या लाभ मिलता है, उसका लाभ मिलता है यूरिन को कंसेंट्रेट करने में, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में ये चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। नाउ काउंटर में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज क्लोज टू एसेंडिंग, दिस इज ऑल व्हाट आई हैव रिटन, और ये इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली चीजें नहीं है। ना ये देखिए, ये आप देखिए, अब इसको मैं आपको समझाता हूं, आप इसमें समझ, जो चीजें बताई गई हैं मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं। ये देखिए, ये आपको मालूम है, दिस इज योर बाउमैन्स कैप्सूल एंड दिस इज योर ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये बाउमैन कैप्सूल है, ठीक है। दिस इज योर एफरेंट आर्टीरियोल एंड दिस इज योर इफरेंट जो निकल के जा रही है। नो ये अब आप देखेंगे ये पीसीटी है, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये इसकी एसेंडिंग लिम्ब है, और ये देखिएगा ये जाके कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ गई, ठीक है। अब आप देखिए ये कॉर्टेक्स है, दिस इज ऑल कॉर्टेक्स, एंड ये मेडुला, आउटर मेडुला एंड ये इनर मेडुला, यानी डीप मेडुला में हम जा रहे हैं, मेडुला में अंदर तक घुसते जा रही है, बाहरी कॉर्टेक्स के बाद वाला मेडुला और ये अंदर वाला मेडुला। ना कॉर्टेक्स में देखिए ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल। अब जैसे एज वी आर मूविंग डाउन इनटू द मेडुला, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, 600, 900 एंड 1200 को टच कर जाती है। दिस इज वासा रेक्टा में अरेंजमेंट दिखाया है, अलग से दिखाया है इन्होंने, जबकि वासा रेक्टा होती इसके बगल में है। आप देखिएगा ये जो चल रही है, ये देख रहे हैं, ये क्या है आपका,
बेसिकली डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस असेंडिंग लिम्ब। और यहाँ पे जो होती है ये असेंडिंग लिम्ब के बगल में वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब चलती है, और जहाँ पे लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग आई, इसकी असेंडिंग चालू हो गई। तो आपने देखा लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा दोनों में जो एक में ब्लड फ्लो कर रहा है, एक में फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर बढ़ रहा है तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। और इसके कारण से ये एक्सचेंजेस होते हैं जो पिक्चर में बने हैं, आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, लूप ऑफ हेनले का क्या काम है एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या काम है। सो दो चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ ओनली कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। बेसिकली मेडुला में वाई डू वी गेट, यहाँ 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का हमको ऑस्मोटिक ऑस्मोलैलिटी मिल रही थी, यहाँ पे 1200 है। आप समझ रहे, 300 से 1200। अब इतना ज़्यादा जब हाइपरटोनिक, देखिए पानी, वाटर एंड यूरिया दोनों निकल करके, यूरिया इंटेस्टिशियम में, बाद में रिजर्व होकर चला जाएगा। देखिए वाटर कितना निकल रहा है, देख रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर निकलने लगा, ये वाटर निकल रहा है तो यूरिन क्या होता जाएगा, अब ये जाके यूरिन बनेगा, तो यूरिन में पानी निकलता जा रहा है तो वो यूरिन कंसंट्रेटेड होता जाएगा। दिस इज अगेन द सेम डायग्राम, ये जिसका सोर्स ऑर्गेनो स्टेट एजुकेशन से मैंने लिया है। इंटेस्टिशियल ऑस्मोलिटी आप देखिए कॉर्टेक्स है, हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, देखिए देखिए नीचे ये 1200 हो गया, तो 300 हमारे कॉर्टिकल पार्ट में होता है। एज वी डिसेंड डाउन इनटू द मेडुला द ऑस्मोलैलिटी कीप्स इंक्रीजिंग, 300 थी, 500 हुई, 700 हुई, 900 हुई, 1100 हुई, 1200, और टिप ऑफ द मेडुला यानी डीपेस्ट पार्ट में मेडुला कितनी होती है, 1200 हो जाती है। अब इसके बाद जब चलते हैं ऑस्मोलैलिटी देखिए इतनी आपकी फिर होकर कॉर्टेक्स में हो जाती है। और इस प्रक्रिया के दरमियान क्या क्या होता है, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछते आपसे, जो क्वेश्चंस आते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो आपको ये इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होती क्या है। बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड एंड द ब्लड इन द वासा रेक्टा, flow of fluid in the loop of Henle and flow of blood in the loop of Henle, they are in opposite direction, and because of this arrangement जो एक्सचेंज होता है आयंस का, यूरिया पानी का, उसके कारण से ऑस्मोलैलिटी ग्रेडियंट डेवलप होता है कॉर्टेक्स से मेडुला में। और ये ऑस्मोलैलिटी ग्रेडियंट का मेन पर्पस क्या है, टू टेक अवे वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट टू मेक यूरिन कंसेंट्रेटेड, मोर कंसेंट्रेटेड। ओके, नाउ रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। आप कोई पेशेंट को इमेजिन करिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई पेशेंट आपके पास आता है जो बताता है हमें साहब कॉलरा हो गया, डायरिया है, वोमिटिंग हो रही है, आई एम लूजिंग वाटर। तो डायरिया एंड वोमिटिंग में व्हाट डू वी लूज, हमारा पानी निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सब कुछ निकलता जाता है, ठीक है। सो आप देखेंगे जब हमारे बॉडी से काफी वाटर निकल गया तो यानी प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन। कोई भी पेशेंट जिसमें फ्लूइड का लॉस हो रहा है वो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम यानी प्लाज्मा वॉल्यूम कम होता जाएगा। प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी हमारा कम है। कार्डियक आउटपुट का 20% पाता है किडनी, आपको मालूम है, जब कार्डियक आउटपुट ही कम हो गया तो किडनी को भी ब्लड कम मिलेगा। सो क्या होगा, किडनी का फंक्शनिंग कम होने लगेगी, जीएफआर कम होने लगेगा, और पेशेंट जो है किडनी फेल्योर में चला जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बॉडी पहले पूरी कोशिश करती है कि हम लाइफ को बचा सकें। तो हाउ डू वी सेव लाइफ इन सच ए सिचुएशन, जब डिहाइड्रेशन हो रहा है एंड जीएफआर इज फॉलिंग, बिकॉज जीएफआर इज डिपेंडेंट ऑन कार्डियक आउटपुट। हमें 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी पेशेंट को डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, कॉलरा वगैरह हो गया, फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी से, तो उसका ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया, कार्डियक आउटपुट ही जब कम हो गया तो किडनी का भी शेयर कम हो गया 20%। ऐसी स्थिति में किडनी क्या करता है, देखिए, हाउ डज इट मेंटेन इट्स जीएफआर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद करना होता है कि जीएफआर कैसे मेंटेन करता है किडनी, क्योंकि किडनी नॉर्मल कोर्स में तो किडनी में ये नहीं है कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में कैसे जीएफआर मेंटेन करते हैं ये आप पढ़ लीजिए। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रास, एडीएच, एनएन, तीन चीजें आप पढ़ लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन आता है आपसे, व्हाट इज रास, मैंने लिखा है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। आप कोई भी देखिए, कोई भी पेशेंट जिसका जीएफआर कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन हुआ है पेशेंट को एंड जीएफआर कम हो रहा है, तो जीएफआर कम होगा तो क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, उसको पेशाब की मात्रा कम होती जाएगी एंड धीमे धीमे किडनी फेल कर जाएगा। इस स्थिति में देखिए किडनी कैसे ऑटो रेगुलेशन करता है, कैसे किडनी अपने जीएफआर को मेंटेन करता है, इस चीज को आपको जानना है। देखिए, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड
कॉल्ड एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, या रास भी बोलते हैं। आपने देखा कि मैंने लिखा हुआ एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन फॉर्म बाय द लिवर, याद कर लीजिए, लिवर हमारे ब्लड में, और ये प्रोटीन कहाँ मिलता है? हमारे ब्लड में आता है। एंजियोटेंसिनोजन हमारे लिवर में बना और ब्लड के अंदर आ गया, ठीक है। नाउ ब्लड में जब इस कंडीशन में जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ तो रेनिन रिलीज हो जाता है। रेनिन कहां से रिलीज होता है? आपको बता चुका हूं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। फिर से मैं बता दे रहा हूं जेजी एपरेटस के बारे में। इट इज फाउंड इन जेएम नेफ्रॉन्स, जेएम मतलब जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ डीसीटी प्लस एफरेंट आर्टीरियोल। आपको बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा मैं शॉर्ट में ही लिख दिया हूं, ये याद रखिएगा। जेजी एपरेटस, एंड बेसिकली जेजी एपरेटस क्या सीक्रेट करता है? रेनिन बनाता है। सो जेजी एपरेटस के बारे में क्लियर होना चाहिए कि इट इज नॉट फाउंड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, इट इज फाउंड ओनली इन juxtamedullary नेफ्रॉन्स, एंड इट इज फाउंड एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट between distal convoluted tubule and the afferent arteriole. And this JG apparatus, the cells are specialized cells, JG cells भी बोलते हैं, ये रेनिन बनाते हैं। What does renin do? ये रेनिन जो एंजियोटेंसिनोजन नाम का प्रोटीन जो लिवर ने बनाया था और ब्लड में डाल दिया था, वो उसको एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। ये देखिए रेनिन। सो आपसे यू में बी आस्क्ड व्हाट इज द रोल ऑफ रेनिन। सो रेनिन चेंजेस एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। नाउ एंजियोटेंसिन 1 दूसरा एक एंजाइम होता है, उसकी मदद से ये एंजियोटेंसिन 2 में बन जाता है, ठीक है। नाउ एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है? इट इज अ वेरी पोटेंट कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड है, वेसल है, मान लीजिए, इसको बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, यूं कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, एंड इससे क्या होता है? बीपी बढ़ जाएगा। जब किसी भी पाइप में ऐसे कर देंगे तो प्रेशर फोर्स बढ़ जाएगा ना। दिस इज व्हाट। तो याद रखिए, यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? इट इज ए वेरी वेरी पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, एंड इसके कारण से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा क्या काम करता है? देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये भी बता चुका हूं मैं। दूसरा काम एंजियोटेंसिन का क्या है? इट कॉजेज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। आपको बता चुका हूं मैं एल्डोस्टेरॉन क्या था, नहीं बताया, आपको भूल गया तो मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर। ये किडनी था, अगर हमारा किडनी के ऊपर आपको बताया था एक कैप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम एड्रीनल बोलते थे, एड्रीनल ग्लैंड, और ये उसमें कॉर्टेक्स था, ये मेडुला था। कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर्स मैंने बताया था। बाहर वाली लेयर को बताया एड्रीनल कॉर्टेक्स की जोना ग्लोमेरुलसा। So what is zona glomerulosa? Outermost layer of adrenal cortex. Zona glomerulosa is that layer, and this layer forms renin. Oh, I'm sorry, terribly sorry. ये मिनरेलो कॉर्टिकॉइड बनाता है, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। और मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एल्डोस्टेरॉन। आप और याद करने के लिए सरल ढंग से इसको याद कर सकते हैं, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। सॉल्ट रिटेनिंग, सॉल्ट रिटेनिंग मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड को रोकेगा, ये बाहर नहीं जाने देगा। अभी देखिए कैसे होता है। सो इज इट क्लियर? जब भी हमारी बॉडी में जीएफआर कम होता है, हाउ डू वी मेंटेन आवर जीएफआर? किसी भी डिहाइड्रेशन वगैरह ऐसा हो गया तो उस समय क्या है? अभी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, किडनी का आउटपुट उसको कम मिल रहा है, रीनल शेयर कम हो जा रहा है, 20% आउटपुट से कम मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे 3 सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक रास, जिसको बताया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, दूसरा होता है एडीएच, मैं बताता हूँ, तीसरा एएनएफ। कैसे, क्या करते हैं ये लोग? तो रास का मैंने बताया आपको कि हमारे बॉडी में लिवर में एक लिवर बनाता है एक एंजियोटेंसिनोजन नाम की प्रोटीन, फिर ब्लड में दे देता है। ब्लड में उसको रेनिन नाम का जो हार्मोन था, रेनिन जो जेजी एपरेटस से निकल रहा था, वो उसको एंजियोटेंसिन 1 में चेंज करता है। फिर एक एंजाइम की मदद से ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जो है पोटेंट, वेरी पोटेंट, ये याद कर लीजिएगा अच्छे से,
कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत मेन रोल इसका यही है। एंजियोटेंसिन 2 बहुत पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है और ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा एंड इट आल्सो कॉजेस सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। दूसरा काम क्या करता है ये एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करा देता है। कहां से? जोनोग्लोमेरुलर से। और एल्डोस्टेरॉन, ये ध्यान रखिएगा, इज आल्सो कॉल्ड ए सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन और इसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ है? डीसीटी, ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एल्डोस्टेरॉन वेयर डज इट एक्ट? डीसीटी पे काम करता है और डीसीटी से क्या करेगा? वहां से रीअब्जॉर्प्शन करा देगा सोडियम का एंड वाटर का। आप देख रहे हैं सोडियम एंड वाटर दोनों रिटेन, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो सोडियम इज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट एब्जॉर्ब सोडियम एंड इट ऑल्सो सीक्रीट्स पोटेशियम। तो अगर कभी पूछा जाए कि एल्डोस्टेरॉन का रोल, अगर आपसे पूछते हैं कि एल्डोस्टेरॉन में क्या देखा जाएगा, एल्डोस्टेरॉन, तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? हमारे सोडियम को बढ़ाता है और पोटेशियम को कम करता है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन। एल्डोस्टेरॉन, बिकॉज एल्डोस्टेरॉन इज सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। सो सॉल्ट में मतलब इसमें सोडियम को ये रिटेन करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करके, सीक्रेट करके फेंक देता है। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एल्डोस्टेरॉन सोडियम बढ़ाएगा और पोटेशियम कम करेगा। कभी भी किसी भी रूप में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखिए। सो आपने देखा एल्डोस्टेरॉन को क्या हुआ, फिर से समझिए, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 is a potent vasoconstrictor, raises the blood pressure. It makes zona glomerulosa secrete aldosterone. Aldosterone acts on DCT and reabsorbs sodium and water and secretes potassium. And सोडियम और वाटर को रिटेन करने के कारण से ये सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। एंड देयर बाई इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, द ब्लड वॉल्यूम एंड द जीएफआर। देखा आपने, एंजियोटेंसिन ने क्या किया? एंजियोटेंसिन 2 ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया और इसने सोडियम और पानी को रोक लिया, तो ब्लड वॉल्यूम, वाटर भी आ गया, सोडियम आ गया, तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा एंड जीएफआर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज जीएफआर को 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट चाहिए। सो ब्लड वॉल्यूम वगैरह इसने जब बढ़ा दिया, दैट इज हाउ जीएफआर इंक्रीजेस। नाउ एडीएच, एडीएच के बारे में फिर आपको कई बार बता चुका हूं। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस मींस इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, बहुत ज्यादा पेशाब होने को डायूरेसिस बोलते हैं। एंटी मतलब जो कम पेशाब कराए, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यानी कम पेशाब कराएगा, यानी पेशाब की मात्रा को कम करेगा, यूरिन की मात्रा को कम करेगा, दैट इज एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन, एंटी डायूरेटिक मींस लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है। दिस हार्मोन इज फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैं कई बार बता चुका हूं, कभी भी गलती से भी मत कहिएगा कि दिस इज synthesized by posterior pituitary. No, it is synthesized by hypothalamus and secreted by posterior pituitary. ये बनता हाइपोथैलेमस में, मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको ये एक्सिस हाइपोथैलेमस में बना, वहां से आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हुआ एंड यहाँ से रिलीज हुआ। फॉर्मेशन यहाँ होता है, रिलीज यहाँ से होता है। एडीएच एंटी डायूरेटिक। नाउ दिस हार्मोन इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, इसीलिए इसको हम एडीएच हार्मोन को वैसोप्रेसिन नाम से भी जानते हैं। वैसो मीन्स ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेशर बढ़ाने वाला, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला एंड प्रेशर बढ़ाने वाले चीज को वैसोप्रेशर इफेक्ट बोलते हैं, उसी से डराइव हुआ है वैसोप्रेसिन। सो एडीएच हार्मोन which is formed by hypothalamus and secreted by posterior pituitary is also known as vasopressin, ठीक है। इट एक्ट्स एट डीसीटी, ये ध्यान रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मेन क्वेश्चन ये आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर डज इट एक्ट? एडीएच कहां काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर पूछ सकते हैं, ये कहां काम करता है? ये कलेक्टिंग डक्ट पे, मेनली कलेक्टिंग एंड टू सम एक्सटेंट डीसीटी। मेन आंसर अगर आपको एक पूछता है तो कलेक्टिंग डक्ट पे। और वो क्या करता है? आपने देखा कि कलेक्टिंग डक्ट में आगे क्या करता है? वाटर को एब्सॉर्ब करा लेगा और यूरिन को कंसंट्रेट करेगा, क्योंकि एंटी डायूरेटिक, लेसर अमाउंट ऑफ यूरिन। सो अब आप देखिए, जब जीएफआर कम हुआ तो यूरिन आउटपुट, अगर पूरा जितना हमारे बॉडी में सोडियम एंड पानी था, अगर हम यूरिन के रूप में फेंक देंगे तो फर्दर डिहाइड्रेट करेंगे, यानी उस समय जिस समय किसी पेशेंट को डायरिया इत्यादि होता है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, सब कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, तो आवर पर्पज इज टू कंजर्व वाटर,
क्योंकि फर्दर इतना पानी हमें वोमिटिंग डायरिया में निकल गया, अब हम और फर्दर पानी नहीं अपने शरीर से लॉस उसका होना चाहते हैं। तो क्या होता है, एडीएच हार्मोन निकल आता है। एडीएच हार्मोन आकर के क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट को इंस्ट्रक्शन देता है क्यों, पानी डोंट थ्रो इट विद द यूरिन, इसको रीअब्जॉर्ब कर लो, इधर भेजो, ब्लड के अंदर भेजो, यूरिन में मत भेजो। तो यूरिन कंसेंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, नो एएनएफ आपको बताया था, एंड एट्रियल नाइट्रियूरेसिस फैक्टर। ठीक है, ये एट्रियल वॉल द्वारा सीक्रेट होता है, आपको बता चुका हूं, ये वॉल्स ऑफ एट्रिया जो होती हैं वो सीक्रेट करती हैं, इंपॉर्टेंट, हार्ट से निकलता है ये। इसका अपोजिट एक्शन होता है, और ये क्या कहता है, वैसोडाइलेटेशन, यानी ब्लड वेसल को जो चौड़ा कर देगा, तो बीपी को क्या करेगा, फॉल कराएगा। और एल्डोस्टेरोन क्या करता था, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन था, सोडियम एंड वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा था ब्लड के अंदर, तो सॉल्ट को रिटेन करता है। बट ये क्या करता है, नाइट्रियूरेसिस, नाइट्री मीन सोडियम, बता चुका हूं, नाइट्रियूरेसिस फैक्टर, इसका नाम ही है एट्रियल, ए फॉर एट्रिया एंड एन फॉर नाइट्रियूरेसिस, यूरेसिस, नाइट्री मीन्स सोडियम, यूरेसिस मतलब यूरिन, सोडियम को यूरिन में फेंकता है। जबकि आपने एल्डोस्टेरोन को क्या देखा था, वो सोडियम को रोक रहा था। और एएनएफ क्या, एग्जैक्टली अपोजिट एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर था, और ये क्या है, एएनएफ वैसोडाइलेटर, उल्टा। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, सॉल्ट रिटेन कर रहा था, ये क्या कर रहा है, सॉल्ट को फेंक रहा है, नाइट्रियूरेसिस कर रहा है, सोडियम को कह रहा है बाहर जाओ। तो ये क्यों हुआ, ये क्या है, जब हमारे बॉडी में रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, अगर एंजियोटेंसिन बहुत पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट ही करता रहेगा तो बीपी को बढ़ाता 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 ना जाने कहां तक पहुंचा देगा। सो एंजियोटेंसिन के इफेक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए एएनएफ निकलता है, ताकि बहुत ज्यादा बीपी न बढ़े। सो इट एएनएफ का अगर आपसे पूछा जाए एएनएफ के बारे में, ये देखिएगा, एएनएफ कीप्स अ चेक ऑन रास, या चूंकि आपके बुक में रास नहीं लिखा है करके, तो एंजियोटेंसिन 2 ये याद कर सकते हैं, एंजियोटेंसिन 2, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, ये बीपी बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, तो इतना ज्यादा ना बढ़े, तो एएनएफ उसको जो है कंट्रोल किया रहता है। ठीक है, मॉनिटर करता रहता है। अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो एएनएफ निकल आएगा, और एएनएफ ये कर देगा इसके एक्शंस, तो बीपी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जितना हमें जरूरत है उतना बढ़ेगा। ठीक है ना, यूरिन के बारे में शॉर्ट में पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको, मैं इंपॉर्टेंट चीजें एक बार बाद में आपको बताता हूँ, इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। यूरिन इज a light yellow colored fluid with a pH 6.0. Daily output of urine is something like 1 to 1.5 liter, and urea content in the urine is 25 to 30 gram in urea is there in the urine per day. Normally there is no glucose and ketones, because glucose पूरा absorb हो जाता है, and कोई कीटोन, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जब डायबिटीज में पढ़ेंगे तो डायबिटीज में ग्लूकोज आने लगता है। यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन द एग्जाम्स, in which of the following diseases you find glucose in the urine? So it is diabetes mellitus. आपको मैं बता चुका हूं, there are two types of diabetes. आप ये ध्यान रखिएगा, there are two types of diabetes. एक diabetes mellitus, एक diabetes insipidus. It is due to deficiency of insulin, and it is due to deficiency of ADH hormone. इस कंडीशन में यू गेट डायबिटीज मेलाइटिस में, यू गेट ग्लूकोज एंड कीटोन्स इन द यूरिन, क्योंकि यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ब्लड ग्लूकोज बहुत बढ़ता है, तो वो यूरिन में ग्लूकोज या कीटोन के रूप में आने लगता है। डायबिटीज इंसिपिडस में नहीं होता, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डोंट बी कंफ्यूज विद डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। ठीक है, एडीएच जानते हैं आप, एंटी डायबिटिक हार्मोन, और उसका नाम ही होता है। नाउ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग। आप इसमें देखिए, मैं सरल से सिंपल से बाकी लिखा हुआ मैंने, ये यूरेटर्स होते हैं, ये यूरेटर्स से देखिए आपका ब्लैडर होता है, दिस इज योर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये होता है, इसके बाद यूरेथ्रा होता है एंड आउट होता है। ठीक है,
ये दो ओपनिंग्स होती हैं जिससे यूरेटर, अब ये यूरेटर जो है देखिएगा कलेक्टिंग डक्ट जुड़ा है, यूरिन लेके आ रहा है ना। ये जो इसकी वॉल होती है, ब्लैडर की वॉल जो होती है, ब्लैडर की वॉल जो होती है, ये इसको डिट्रूसर मसल बोलते हैं, डिट्रूसर। तो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को डिट्रूसर बोलते हैं ना। इसमें यूरिन भर रहा है, जब ये इसकी लिमिट क्रॉस कर गई तो ये क्या करता है, ये स्ट्रेच करती है इसकी वॉल्स, और यहाँ क्या मिलते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर। सो यहाँ पे जो ये सेंसरी फाइबर्स हैं स्ट्रेच, यहाँ से जब ये स्ट्रेच किया तो ये सिग्नल जो है ऊपर गया, कहाँ, ये मान लीजिए ये ब्रेन में, ये ब्रेन में जाके रिले किया, इट गोज टू ब्रेन। यानी अब देखिए यही रिफ्लेक्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कैरी द सेंसेशंस अप इनटू द ब्रेन, एंड ब्रेन से मोटर फाइबर्स निकलते हैं जो डिट्रूसर को बोलते हैं नाउ यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डिट्रूसर यूं कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड यूरिन इज थ्रोन आउट, दिस इज नोन एज मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन। और ये पूरा स्ट्रेच रिसेप्टर से यहाँ जाना फिर ये आना, ये दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, वेरी सिंपल। नाउ अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी में और कौन से, देखिए लंग्स, लिवर एंड स्किन। नो दो तीन चीजें याद करिए। लंग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो व्हाट डू वी थ्रो आउट, उसमें हम CO2 एंड वाटर वेपर दो चीजें फेंकते हैं, तो ये दोनों वेस्ट हैं तभी तो हम फेंक रहे हैं। CO2 कितना, 18 लीटर पर डे हम फेंकते रहते हैं थ्रू ब्रीदिंग, एंड उसके साथ में वाटर वेपर्स के रूप में जाती रहती है। नो लिवर, तो ये याद करिएगा लंग्स में कितना क्या एक्सक्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड 18 लीटर्स इन 24 आवर्स। नो लिवर के बारे में याद है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, अगर आपसे एग्जाम से पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है हमारे बॉडी में, इट इज लिवर। और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ ले तो इट इज स्किन। देखिएगा ये आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछ ले बॉडी में, इट इज स्किन। सो लिवर में क्या होता है, लिवर फॉर्म्स बाइल, यू नो, ये याद रख लीजिएगा, ये लिवर जो है ये सारी चीजें जो है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स मतलब जो दवा हम खाते हैं उसको अगर एक्सक्रीट होना है तो लिवर में आ जाएगी, एंड डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, आपने देखा था स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स थे, मेल सेक्स हार्मोन्स थे, वो सब स्टेरॉयड हार्मोन्स थे। ये सब जब डिग्रेड हो जाते हैं तो ये सारी चीजें कहाँ पे जाती हैं, लिवर किस में फेंकता है, ये बना के बाइल में डाल देता है, बाइल। देखा है, बाइल कहाँ जाता है, खुलता है, आपको बता चुका हूं मैं कि बाइल जाके इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम में खुल, और ड्यूडिनम से डाइजेशन के बाद में फीकल मैटर के जरिए निकल जाता है बाहर। ठीक है। So if you are asked to tell about some other excretory structure, main excretory structure of humans is kidney. Kidneys are the main structures for osmoregulation or any composition of body fluids and the homeostasis. अगर एक पूछे it is kidney. ठीक है, किडनी में आपको बता चुका हूं, each kidney contains 1 million nephrons. ये नेफ्रॉन्स में 70 to 80% आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड 20 to 30% आर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं जक्स्टामेडुलरी, जिसमें लूप ऑफ हेंडे इज वेरी लॉन्ग एंड रीचेस डीप डाउन इनटू द मेडुला, बहुत अंदर तक जाते हैं, मैं बता चुका हूँ। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में द लूप ऑफ हेंडे इज वेरी शॉर्ट एंड डजंट रीच द मेडुला। ये हो गए। नाउ वासा रेक्टा एंड जीजी एपरेटस। वासा रेक्टा इज नथिंग बट a peritubular capillary network, hairpin structure found only in juxtamedullary nephrons, and it runs along the loop of Henle. वासा रेक्टा में जो डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा की, वो इसके असेंडिंग लिम्ब के पैरेलल चलती है क्लोज कांटेक्ट में, और जो असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा की, वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के क्लोज कांटेक्ट में चलती है। ब्लड फ्लो जो वासा रेक्टा में होता है, बिकॉज हेयर पिन स्ट्रक्चर है, बहुत स्लो होता है, ये आप कहीं अगर नोट कर लीजिए, ब्लड फ्लो इज वेरी स्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो जो होता है वेरी स्लगिश,
इन वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो वेरी स्लगिश, और ये आप देख ही रहे, ये लूप ऑफ हेनले अगर है और ये वासा रेक्टा चल रही है तो ये असेंडिंग लिम्ब है, और ये अगर वासा रेक्टा में बनाता हूँ तो उसकी डिसेंडिंग लिम्ब है। फिर ये इतनी दूर नहीं होती, होती करीब है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यूं चल रही है, ये डिसेंडिंग लिम्ब थी लूप ऑफ हेनले की, ये इसकी असेंडिंग है, देखा आपने, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये अगर मान लीजिए ये आपका फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड बह रहा है और ये ब्लड है, तो ये फ्लूइड ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे में जा रहा है, ऐसे ही इधर भी है, इसका ऐसे डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। यानी आप देख रहे हैं ट्यूबुलर फ्लूइड अगर ऐसे बढ़ रहा है तो ब्लड यूं आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दिस इज व्हाट इज काउंटर करंट। और इधर जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, दिस इज काउंटर करंट। काउंटर करंट में अगर आपसे सवाल पूछता है काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक क्या पर्पस क्या है, सिंपल साहब, ये दो चीज याद रखिए, इससे ज्यादा आपको याद करना। आपको बता चुका हूं मैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर्स ओनली इन juxtamedullary nephrons. The mechanism, basically there is an interplay between the loop of Henle and the vasa recta। ठीक है, ये बता चुका हूँ। आपसे अगर पूछे कि किसी भी चीज के बारे में अगर ये पूछता है काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या मेन मकसद है, दो चीज याद रखिएगा, ऑस्मोलैलिटी ग्रेडियंट बनाना, ऑस्मोलैलिटी ग्रेडियंट क्रिएट करना इन द मिडला ग्रेडियंट। और इससे भी क्या फायदा हमें मिला, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, दिस इज मेन, इसको याद रख लीजिएगा। हम सारी ये ड्रामा, ये कहानियां होती हैं किस लिए, कि हमारा यूरिन कंसेंट्रेटेड रहता है, कि हम 180 लीटर ना फेंकने पाए एक दिन में। अगर ये सब प्रक्रियाएं नहीं होती तो हमारा फिल्ट्रेट कितना था, 180 लीटर इन 24 आवर्स। जस्ट इमेजिन 180 लीटर दिन भर में आप यूरिन करेंगे तो क्या हाल होगा। ठीक है, सो इतना वाटर हमें निकालना है, उससे खींचना है, उसके लिए आई हैव टू वी हैव टू हैव एन ऑस्मोलैलिटी ग्रेडियंट। ये 300 कॉर्टेक्स में ये मिडला शुरू हुआ, एंड ये डीप मिडला है यहाँ पे 1200, देख रहे, ये ग्रेडियंट बना। और यही हमारी कलेक्टिंग डक्ट थी। कलेक्टिंग डक्ट से ने देखा कि ये तो बहुत गाढ़ा पानी है, यहाँ पे चारों तरफ माहौल है, तो इसने पानी दिया कि भाई डायलूट, और पानी इससे, और इसके बाद ये यूरिन बना लेता है। ठीक है, सो यूरिन को कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, जस्ट इस शब्द को याद कर लीजिए, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मकसद क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। कैसे करता है, बाई क्रिएटिंग एन ऑस्मोलैलिटी ग्रेडियंट इन दी, ये ऑस्मोलैलिटी ग्रेडियंट कहाँ होता है, इन द इंटरस्टिशियम ऑफ द मेडुला, मेडुला के इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम मतलब बिटवीन द सेल्स, इंटरस्टिशियम ऑफ मेडुला एंड कॉर्टेक्स। मेडुला है और ये कॉर्टेक्स है, ट्यूब्स के वगैरह के बीच में नहीं है, इंटरस्टिशियम है, तो कॉर्टेक्स और इंटरस्टिशियम और मेडुला के बीच में ऑस्मोलैलिटी ग्रेडियंट बनाया, ताकि सो दैट टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, और उससे निकला, एंड देन कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन हुआ। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। एंड नाउ देन स्किन इज आल्सो एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। नाउ यू नो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। स्किन कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स। नाउ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्किन, अगर आपका स्किन का एक पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी, इट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेनेंस, कूलिंग। आप देखते हैं हमारे शरीर में पसीना होता है, एंड देन पसीना हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। आप फीवर में देखे होंगे कि पसीना हमें आता है, तो क्या होता है पसीने से, एंड हमारी स्किन जो है वो इवेपरेट करती है बाई टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी, लेकर के, तो पसीने के बाद थोड़ा हमें ठंडक सी लगने लगती है। क्यों, क्योंकि पसीना जो वाटर था उसको इवेपरेट करने में इट इज टेकिंग हीट फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, एंड देयर बाई इट इज मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। सो स्किन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इसका मेन काम ही स्किन का टेम्परेचर रेगुलेशन। बाकी स्किन में आप जानते हैं देयर आर स्वेट ग्लैंड्स, आप जानते हैं स्वेट मतलब पसीना, तो उसमें स्वेट ग्लैंड्स में क्या, पसीने में क्या क्या होता है, पानी होता है, सोडियम क्लोराइड, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेबेशियस ग्लैंड विच सीक्रेट सीबम, ऑयल। ऑयल, ये हमारी स्किन ड्राई होती है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो ड्राइनेस चली जाती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सीबम। और ये चीजें सीबम में एक्सक्रीट होती हैं। सीबम में जो होता है थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसी कारण से थोड़ा सा वैक्सेस होते हैं, थोड़ा लुब्रिकेटिंग इफेक्ट होता है। तो स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, दे आर
released as secretory products in the of the sebaceous glands. ठीक है. Now I'll come on to a topic. Just a minute. मैं आपको ये एक और चीज बता दूं, इसके बाद ये खत्म हो जाता है. ठीक है. Now डिसऑर्डर्स का मतलब हुआ यूरीमिया. आपका डिसऑर्डर्स क्या है? व्हेन किडनी फंक्शन, अगर कोई किडनी का फंक्शन फेल है, यूरीमिया याद करके रखिएगा. किडनी फेलियर को ही यूरीमिया बोलते हैं. जब किडनी हमारा काम नहीं करता तो क्या होगा? उसका जीएफआर कम हो जाएगा, उसका फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, और जो यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, और जो भी यूरिया एंड अदर वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हो क्या होंगे? हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और हमारा ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा, ब्लड क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरीमिया. ना हीमोडायलिसिस, जब पेशेंट के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा ब्लड में हो जाते हैं कि वो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, किडनी फेल्योर हो जाता है, सो डायलिसिस इज द ट्रीटमेंट. नो, डायलिसिस में क्या करते हैं मैं आपको एक बेसिक से एक छोटी सी चीज़ के साथ समझा दे रहा हूँ. देखिए, एक ये ब्लड हम लेके आते हैं, ये सॉरी यहां बनाता हूं मैं, ये ब्लड है. देखिए डायलिसिस में क्या होता है, ये डायलिसिस का बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए. ये एक आर्टरी है और ये एक वेन है. इसको हमने आर्टीरियल ब्लड, यहां से आर्टरी का, आर्टरी में क्या है? क्योंकि ये यूरीमिया का पेशेंट है तो इसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होंगे. किडनी फेलियर में डायलिसिस नॉर्मल में तो होंगे, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होंगे. नो, ब्लड जो है इसमें क्या हो जाता है? ब्लड आप जानते हैं क्लॉट कर सकता है, तो इसमें हम एंटी कोआगुलेंट यानी एंटी या हिपैरिन हम डाल देते हैं. हिपैरिन, what is heparin and why is it given to the arterial blood? To prevent blood from clotting. ठीक है. नो, यहां पे क्या होता है? इट हैज ए कॉइल स्ट्रक्चर. ये क्या चीज है? बेसिकली कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है. देख रहे हैं? और यहां पे क्या होता है? ये जो आर्टीरियल ब्लड है ये बंद है, ब्लड इसके अंदर आ रहा है. ये क्या है? कॉइल के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड, यानी एक फ्लूइड डालते हैं. क्या होता है ये फ्लूइड? ये बेसिकली जो होता है प्लाज्मा होता है. एग्जैक्टली जस्ट लाइक प्लाज्मा, बट नो नाइट्रोजन वेस्ट. ये आर्टिफिशियल एक लिक्विड इसके अंदर भरा रहता है. अब देखिए, ये जो ब्लड आ रहा है इसमें ढेर सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, और यहां जब आया और इसके थ्रू ऐसे ब्लड चलता है, इसमें हमने हिपैरिन डाल दिया. हिपैरिन इज एन एंटी कोआगुलेंट. इट विल नॉट अलाउ द ब्लड टू क्लॉट, अदरवाइज ब्लड क्लॉट करने लगेगा, जमने लगेगा. उसको ना जमने पाए हम हिपैरिन डाल देते हैं. हिपैरिन इज एंटी कोआगुलेंट. अब ये ब्लड फ्लो करता रहेगा, और ये कॉइल्ड ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है? डायलिसिंग फ्लूइड है. लेकिन इसके अंदर क्या है? सिर्फ प्लाज्मा का कंपोजिशन है, बट टॉक्सिक प्रोडक्ट्स नहीं है. तो ये सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग इसके अंदर चले जाएंगे, इससे निकल निकल के बाहर आ जाएंगे. ठीक है. और ये फिर वेन में आ जाएगा. अब हम इसमें से हिपैरिन निकाल देंगे, या एंटी हिपैरिन डाल देते हैं. निकाल तो नहीं सकते, एंटी हिपैरिन डाल दिया, और ये पेशेंट को चला गया. तो पेशेंट के, ये पेशेंट का एक हाथ है, मान लीजिए यूं है पेशेंट का एक हाथ, ये भी पेशेंट है, और इसके आर्टरी में हम ये एक नीडल डाल करके यूं कनेक्ट करते हैं मशीन से,
और यहाँ पे हम ये हिपैरिन डाल देते हैं ताकि ब्लड क्लॉट न करे। यहाँ पे एक डायलाइजिंग फ्लूइड डाल देते हैं जिसका कंपोजिशन प्लाज्मा का होता है, बट उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। जबकि इस आर्टीरियल ब्लड में, क्योंकि पेशेंट यूरीमिया का था, किडनी फेल्योर का, तो इसमें बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स थे। तो ये आने पे अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ये निकल के इसमें चला आता है और प्योर जो ब्लड हो गया वो प्योर ब्लड वेन के जरिए बॉडी में पेशेंट के डाल दिया जाता है और हिपैरिन को का एंटीडोट यहाँ डाल देते हैं। ये चीज़ आप पढ़िएगा। दिस इज व्हाट इज हीमोडायलिसिस। ठीक है। नो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन आप जानते ही हैं, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, एक्यूट रीनल फेलियर हमें हो गया, तो हमारी किडनी जो नॉर्मल किसी भी, दो लोग होते हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। जो किडनी देता है उसको बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग सब कराते हैं। हेल्दी डोनर इज वन हु डोनेट्स द किडनी। सो नॉर्मल किडनी होनी चाहिए, नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी हम उसके, बिकॉज 2 किडनीज हैं, हम एक किडनी पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। उस किडनी को निकाल के हम पेशेंट की एक किडनी की जगह उसको लगा देते हैं। तो उसकी 2 किडनी तो दोनों खराब हो गई है, एक किडनी हमने लगा दी, तो एक हेल्दी किडनी हमारे से उसमें मिल गई। तो मैं भी एक किडनी पे जीवित हूँ, वो भी एक किडनी पे जीवित है। इसको हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है। और वो XYZ नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी का भी नहीं आप ले सकते। इसके लिए बहुत एक कठिन प्रक्रिया होती है जिसको ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग HLA टाइपिंग वगैरह करनी होती है। इसलिए इसमें डोनर्स जो होते हैं दे हैव टू बी क्लोज रिलेशन, फर्स्ट डिग्री रिलेशन, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। कोई डिस्टेंट रिलेशंस का भी क्रॉस मैच पता चला रिफ्यूजल हो जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता, रिजेक्शन हो जाता है। तो इसलिए डोनर्स जो है क्लोज रिलेटिव होने चाहिए और उनका हेल्दी किडनी होना चाहिए। तो हम लगाते हैं दैट इज व्हाट इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। नाउ आपने ये देखा रीनल कैल्कुलाई, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा। आपने मैं एक किडनी का अगर स्ट्रक्चर ये बनाता हूँ, अगर ये किडनी हमने बनाया और ये आपके कैलिसेस थे, आपको बता चुका हूँ मैं, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर था, ये कैलिसेस थे। आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टोन बन गया, दिस इज एंड यूजली ऑक्सिलेट स्टोन्स होते हैं और इस स्टोन को ही हम कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है। ये स्टोन जो होता है इसी का नाम होता है। इसको मेडिकल टर्म में जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप कैलकुलस बोलेंगे, रीनल कैलकुलस, और इसका प्लूरल है आई लगा दीजिए। रीनल कैलकुलस मतलब स्टोन इन द किडनी। यहाँ भी हो सकता है, कभी कभी ये यहाँ भी बन जाता है, यूरेटर में भी बन जाता है, इट कैन फॉर्म एनीवेयर। सो कई तरह के होते हैं, बट कॉमनली जो है ऑक्जेलेट के स्टोन्स मिलते हैं। एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपने देखा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या चीज होती है? जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस था, ये ग्लोमेरुलस में तमाम बीमारियां हो जाती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और इसके कारण से किडनी में फिल्ट्रेशन और GFR गड़बड़ हो जाता है और किडनी फेल्योर हो जाता है। ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। यूरिन फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप किडनी के चैप्टर को स्ट्रक्चर और कुछ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में ये क्वेश्चन जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि व्हाट आर JM जक्स्टा मिडलरी नेफ्रॉन्स, ये पढ़ लीजिएगा। नंबर 2, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है, इसके बारे में 2 चीज़ें, DCT प्लस एफरेंट आर्टीरियोल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ओनली इन जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, एंड तीसरा फॉर्म्स रेनिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 3 वासा रेक्टा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वासा रेक्टा आपको सिंपल सा यही पूछ सकते हैं क्या होता है। ये बेसिकली ये जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में ही मिलता है। देन कम्स काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये क्या है इसके बारे में आप, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, और एक ऐसे बना लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, डिसेंडिंग ऐसे पढ़। नो, ये इसके बारे में जरूर 2-3 चीजें जान जाइएगा कि इसका पर्पस क्या है। ऑस्मोलैलिटी ग्रेडियंट,
उसी समय एक रफ बना लिया करिए आप लोग, ग्रेडियंट ऐसे बना लीजिए। ये कॉर्टेक्स रख लीजिए, ये कॉर्टेक्स रख लीजिए, ये मेडुला, ये इनर मेडुला, आउटर मेडुला, इनर मेडुला। यहाँ 300 लिख दीजिए, यहाँ 800 लिख दीजिए, यहाँ 1200 लिख दीजिए। और एक याद करने के लिए और बना लीजिए एक डायग्राम कि ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, 1200 पे पानी फेंकेगी, यहाँ पे पानी फेंक दी जाएगी और यूरिन जो है कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में ये बेसिक जानने के बाद में इसको कुल मिला के आपको घूम फिर के इसी से डालना है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज द पर्पस ऑफ काउंटर। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम आएगी तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन द टेलीग्राम। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो मैं रेस्पिरेटरी प्लान कर रहा हूँ लेने का, एंड लेट अस होप कि होता है। चलिए आप इसको पढ़िए, अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप हमें बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।